नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। भारत में जब से आरक्षण लागू हुए हैं, तब से कई अलग-अलग प्रकार के विचार सुनने देखने पढ़ने को मिलते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि आरक्षण प्रतिभा में बाधा है। आरक्षण प्रतिभावान के लिए रोड़ा है। आरक्षण प्रतिभाशाली प्रतिभागियों के लिए दीवार बनकर के खड़ी है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि आरक्षण वह ब्रह्मास्त्र है जो दम घुट रहे प्रतिभा में निखार ला करके दुनिया के सामने उसकी पहचान दिलाती है। इसे समझने के लिए हम दो अलग अलग तथ्यों पर विचार करेंगे। पहले हम आजादी से पूर्व की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि उस समय किस प्रकार के आरक्षण थे और उस समय किनके प्रतिभाओं को कुचला जाता था, और आज का जो संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया, इससे कौन लाभान्वित हो रहे हैं? क्या सच में इस संवैधानिक आरक्षण प्रतिभा के लिए बाधा है, या फिर आजादी से पूर्व का सदियों से चला आ रहा जो सामाजिक, धार्मिक, कार्मिक, वैदिक आरक्षण था वह प्रतिभा में बाधा था? आप सभी को ज्ञात होने चाहिए कि हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के अनुसार मानवों को 4 अलग अलग वर्णों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब से ऋग्वेद की रचना हुई और अलग अलग वर्णों में बांटा गया मानवों को, उसके बाद से सिर्फ 3 ही वर्णों में प्रतिभा देखे जाते थे। शूद्रों को ऐसा लगता था कि उनके अंदर कोई प्रतिभा ही नहीं है। शास्त्र पढ़ने की प्रतिभा ब्राह्मणों के अंदर ही है। शस्त्र उठाने, शासन करने की प्रतिभा क्षत्रियों के अंदर ही है। व्यापार, व्यवसाय, कारोबार करने की प्रतिभा वैश्यों के अंदर ही है। शूद्रों के अंदर कोई प्रतिभा ही नहीं है। यह जो सदियों से, कालांतर से वर्णिक व्यवस्था जो थी और उसके आधार पर जो आरक्षण थे, उसे गैर संवैधानिक आरक्षण कहेंगे क्योंकि उस समय कोई संविधान था नहीं। उसे सामाजिक आरक्षण कर सकते हैं, धार्मिक आरक्षण कर सकते हैं, कार्मिक आरक्षण कर सकते हैं, उसे जन्म के आधार पर आरक्षण कर सकते हैं, उसे हम वैदिक आरक्षण भी कह सकते हैं। क्योंकि वेद के अनुसार मानवों के 4 वर्णों में बांटा गया और चारों वर्णों को काम भी बांट दिए गए कि ब्राह्मण शास्त्र पढ़ेंगे, क्षत्रिय शस्त्र उठाएंगे, शासन करेंगे, वैश्य रोजगार करेंगे, कारोबार करेंगे, व्यवसाय व्यापार करेंगे, और शूद्र सभी की सेवाएं करेंगे। क्योंकि शूद्रों के अंदर कोई योग्यता नहीं है, शूद्रों के अंदर कोई प्रतिभा नहीं है। तो क्या वह कालांतर से, सदियों से चला आ रहा आरक्षण प्रतिभा में बाधा नहीं थी? आज जो बाबा साहेब के द्वारा संवैधानिक आरक्षण दिए गए हैं, इस आरक्षण को जातीय आधारित आरक्षण कहा जाता है। तो क्या वह आरक्षण जातीय नहीं था? आखिर उस आरक्षण को किसने लागू किया जो सदियों तक चलता रहा, काल कालांतर से भारत के आजादी के पूर्व तक चलता रहा? आज संवैधानिक आरक्षण लागू हुए महज 75 वर्ष बीते हैं, और 75 वर्ष में ही आरक्षण प्रतिभा में बाधा उत्पन्न करने लगी, और कालांतर से, सदियों से जो आरक्षण प्राप्त थे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों को, वह प्रतिभा में बाधा नहीं थी। सच्चाई यह है कि यह जो बाबा साहब के द्वारा दिया गया आरक्षण है, संवैधानिक आरक्षण, यह वास्तव में शूद्रों के प्रतिभाओं को जो कुचला जाता था पूर्व में, आज उसे निखार लाने में मदद कर रहा है। आज शूद्रों के अंदर की प्रतिभाओं को उजागर कर और उन्हें दुनिया के सामने पहचान दिला रहा है। आज बाबा साहब के दिए आरक्षण के माध्यम से शूद्र अपने प्रतिभा को दिखा पाने में सक्षम हो रहे हैं, और शूद्र आज ब्राह्मणों के समक्ष, उनके सामने जाकर के, उनके साथ बैठ करके शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए ब्राह्मणों को दिक्कत है। आज शूद्र आरक्षण का लाभ लेकर के, अपने प्रतिभा का निखार पा करके, और वे शस्त्र उठा रहे हैं। वे आज लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद
एवं अन्य विभागों में वे क्षत्रियों के साथ बैठ रहे हैं, शासन कर रहे हैं। आज सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बन रहे हैं। यह खल रहा है क्षत्रियों को। आज शूद्र आरक्षण का लाभ लेकर के, निखार पा करके और वे व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, बड़े बड़े कारोबारी बन गए हैं। आज शूद्रों के व्यापार व्यवसाय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नौकरी कर रहे हैं। शूद्र आज मालिक बना बैठा है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उनके यहाँ कर्मचारी, उनके यहाँ मजदूर बन बैठा है। यह खल रहा है वैश्यों को। इसलिए ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों को यह दलील देना पड़ रहा है, यह राग अलापना पड़ रहा है कि आरक्षण प्रतिभा में बाधा है। आरक्षण प्रतिभा में बाधा नहीं है। अब यदि वर्तमान की हालात पर हम नजरें डालें तो अभी का हालात जो है, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि आरक्षण नॉन ऑर्गेनाइज्ड जो भी संस्थाएं हैं या जो भी व्यापार व्यवसाय है उसमें नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कोई आरक्षण नहीं है। आरक्षण तो सिर्फ सरकारी संस्थानों में ही है, सरकारी नौकरियों में ही है, सरकारी शिक्षा में ही है। और यदि आंकड़ों की बात करें तो 92% जो नौकरियां हैं, रोजगार हैं, वो नॉन ऑर्गेनाइज्ड जो संस्थाएं हैं, जो दुकान है, जो रेडियां हैं, जो कारोबार हैं, उसमें है। 6% जो रोजगार और नौकरी है वह ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर में है, जो निजी कंपनियां हैं उसमें है। तो 92 और 6 98% जो नौकरियां और रोजगार जो संस्थाएं मुहैया कराती है वहां पे कोई आरक्षण नहीं है। अर्थात प्रतिभा न तो वहां बाधा बन रही है आरक्षण, प्रतिभावान के लिए न तो वहां रोड़ा बन रही है आरक्षण, और न ही प्रतिभाशाली प्रतिभागियों के लिए वहां दीवार खड़े हो रहे हैं आरक्षण के रूप में। महज 2% ही रोजगार और नौकरियां सरकारी सेक्टरों में है, यानी कि पब्लिक सेक्टर में है। और इसमें भी अब तक महज 0.2% ही भरे जा चुके हैं। 1.8% अब भी विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं। अब आप समझें कि 2% भी यदि भर ली जाती है, फिर भी उसमें 2% में 49.5% ही तो आरक्षित है ना SC ST OBC के लिए। बाकी 50.5% तो खुले हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। अर्थात यदि ओवरऑल हम देखें रोजगार और नौकरी का पूरे आंकड़ा तो 99% खुले हैं, अनारक्षित हैं। दिखाओ प्रतिभा अपना, वहां 1% सिर्फ आरक्षित है। आप समझे इस चीज को। अब आप जोड़िए, यदि हम जनसंख्या पर नजरें डालें तो 15% जनसंख्या वैसे लोगों की है जिनको आरक्षण से समस्या है, जो यह दलील देते हैं कि प्रतिभा के लिए आरक्षण बाधा है, प्रतिभावान के लिए आरक्षण रोड़ा है, प्रतिभाशाली प्रतिभागियों के लिए आरक्षण जो है एक दीवार बनकर खड़ा है। और जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, अर्थात जो आरक्षण के क्षेत्र में आते हैं, आरक्षण के दायरे में आते हैं, उनकी संख्या 85% है। अब यहां भी आप एक आंकड़ों का खेल समझे। जिनकी संख्या 15% है अनारक्षित, उनके लिए 50.5% दायरा है। 15% वालों के लिए कितना है? 50.5%। और यदि उन 15% में से जो गरीब गुरबे हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास साधन संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो उनके लिए 10% आरक्षण भी है ईडब्ल्यूएस के रूप में। और दूसरे तरफ यदि देखें तो जिनकी संख्या 85% है, उनके लिए आरक्षण का दायरा कितना है? मात्र और मात्र 49.5%। तो किसके लिए मौका ज्यादा है? 15% वालों के लिए या फिर 85% वालों के लिए? तो फिर प्रतिभा में आरक्षण बाधा कैसे है, यह समझने वाली बात है। यह एक गंभीर मसला है, विचार करने वाली है कि आखिर आरक्षण को जो नासूर बताया जाता है, देश के पिछड़ेपन का जिम्मेदार ठहराया जाता है, प्रतिभा में बाधा बताई जाती है, तो आप खुद समझे कि कैसे आखिर। क्योंकि 100% यदि
रोजगार और नौकरी के क्षेत्र हैं उसमें से 1% ही मात्र आरक्षित है, 99% आरक्षित नहीं है। तो क्या 1% आरक्षित वाले ही पूरे देश को चला रहे हैं कि देश के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार ही है? देश में यह नासूर बन चुका है आरक्षण, प्रतिभा के लिए बाधा है आरक्षण, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। अब दूसरे तरफ एक और चीजों को आप समझें। लोग कहते हैं कि प्रतिभावानों के लिए, प्रतिभाशालियों के लिए और प्रतिभा के लिए आरक्षण की क्या आवश्यकता है? अर्थात जिनके अंदर प्रतिभा है, जो प्रतिभावान है, प्रतिभाशाली है, आरक्षण नहीं भी रहेगा तो भी उनमें निखार आएगी और दुनिया के सामने वो पहचान बना पाएंगे। तो फिर आज चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, आज जीताराम मांझी कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, आज रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने हुए हैं, मायावती जी 4-4 बार यूपी जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री पद संभाल चुके हैं। जब हम पूरे भारतवर्ष के आंकड़ा देखें तो बहुत हैं जो कैबिनेट मंत्री बने, केंद्र में, राज्य में कैबिनेट मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने, राष्ट्रपति बने, मुख्यमंत्री बने, विधायक हैं, सांसद हैं। तो आज यदि आरक्षण न होता तो क्या ये यहाँ तक पहुंच पाते? और यदि ये यहाँ पहुंच पा रहे हैं तो क्या इनमें काबिलियत नहीं है, इनमें प्रतिभा नहीं है? चंद्रशेखर आजाद में प्रतिभा नहीं है? क्या चिराग पासवान में प्रतिभा नहीं है? क्या जीतन राम मांझी में प्रतिभा नहीं है? क्या मायावती जी में प्रतिभा नहीं है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आरक्षण वह ब्रह्मास्त्र है जो प्रतिभा में निखार लाती है, दम घुट रहे प्रतिभा में निखार ला करके और दुनिया के सामने पहचान दिलाती है। यदि हम दूसरे तरफ बात करें कि यह जो दलील दी जाती है कि आरक्षण प्रतिभावान को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो प्रतिभावान को आरक्षण की आवश्यकता क्यों है आप समझें। और मैं यह भी कहता हूं कि आरक्षण और संरक्षण प्रतिभावानों को ही दी जाती है, खास को ही दी जाती है। आम को न तो आरक्षण का लाभ ले पाते हैं और न ही उन्हें संरक्षण प्राप्त हो पाता है। प्रधानमंत्री साहब को संरक्षण प्राप्त है क्योंकि वह खास हैं, लेकिन हमें आप संरक्षण प्राप्त नहीं है क्योंकि हम आम हैं। तो उसी प्रकार से आरक्षण भी खास ही ले पाते हैं। वो कैसे? अब आप जहां पे है वहां पे नजरें उस बस्ती में डालें जहां SC ST वर्ग के लोग रहते हैं। अब उस बस्ती पर नजरें डालें कि कितने हैं उस बस्ती में रहने वाले जो आरक्षण का लाभ लेकर के अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, सांसद, विधायक, मंत्री बन बैठे हैं। कितने हैं उस हरिजन टोला, दलित टोला में जो आरक्षण का लाभ लेकर के और NIT में एडमिशन ले लिए हैं, वे नीट क्वालिफाई कर गए हैं, वे IIM में एडमिशन लिए हैं, वे NIT में एडमिशन ले लिए हैं, या फिर कोई अन्य अच्छे कॉलेज में वे एडमिशन लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर वोकेशनल या फिर अन्य टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। कितने? यदि आरक्षण प्रतिभा को रोकती और आरक्षण गैर प्रतिभावान जो व्यक्ति हैं उनको लाभ पहुंचाती, तो फिर आरक्षण का लागू हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं। आप जहां हैं वहां के दलित बस्ती, दलित टोला का एक एक परिवार से कम एक व्यक्ति तो सरकारी नौकरी में होता, कम से कम प्रत्येक परिवार का एक लड़का तो उस शिक्षा अच्छे कॉलेजेस में प्राप्त कर रहा होता, कहीं कम से कम एक आध को तो IIT, IIM, NIT, नीट क्वालिफाई में जाकर के वहां एडमिशन ले लिया होता। तो एक आध को जो जाते हैं उनके अंदर प्रतिभा होती है और आरक्षण का लाभ लेते हैं वो, तब उनके अंदर जो प्रतिभा छिपी होती है उसमें और निखार आता है। आरक्षण का लाभ वही ले पाएगा जिसके अंदर एक विशेष क्वालिफिकेशन होगा। अब नीट क्वालिफाई कौन करेगा? जो इंटरमीडिएट पास करके नीट हेतु आवेदन करेगा। किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कौन ले पाएगा? जब उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो निम्नतम योग्यता होगा वो हासिल कर लेगा एवं उस कॉलेज में एडमिशन हेतु प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई करेगा, तभी वो वहां एडमिशन लेगा। और यदि निम्नतम क्वालिफिकेशन वो हासिल करता है तो आवेदन करने हेतु योग्य होगा। आवेदन करेगा तभी जाकर के उसको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, कट ऑफ थोड़ा उसको राहत मिलेगा कट ऑफ में और वह नामांकन करा पाएगा। लेकिन अब जो उस कॉलेज में उस कोर्स हेतु एडमिशन लेने की योग्यता धारण नहीं करता है
वह आरक्षण का लाभ कैसे ले पाएगा, उसको वह कट ऑफ डाउन उसको कैसे मिल पाएगा और कैसे आगे बढ़ पाएगा। तो वहां तक पहुंचा कौन? क्योंकि वह बस्ती जो आपके आस पड़ोस में है, एसटी एससी बस्ती, वहां पे 100 आदमी रहता है, 150 आदमी रहता है, उसमें से गिने चुने कुछ ही वहां तक पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रतिभा है और आरक्षण ने उस प्रतिभा में निखार लाया, वहां तक पहुंचाया। उसी प्रकार से जो सरकारी भर्तियां हैं, आप नजर डालें, कितने हैं आपके आस पड़ोस में दलित टोला बस्ती के जो सरकारी नौकरी में हैं? गिने चुने कुछ वहां तक कैसे पहुंचे? इसलिए उनके अंदर प्रतिभा थी, उन्होंने योग्यता हासिल किया और भर्ती हेतु आवेदन दिया, प्रतियोगी परीक्षा में वह सम्मिलित हुआ, तब जाकर के उसको कट ऑफ का लाभ मिला, कोटे के का लाभ मिला और वह जाकर के सरकारी नौकरी पाया, न कि सभी पा गए। तो उसके अंदर प्रतिभा थी, इसलिए तो 100 में एक आध दो ही वहां तक पहुंचा। क्यों 100 को 100 नहीं पहुंच गया? यदि आरक्षण गैर प्रतिभावानों को लाभ पहुंचाती तो आज पूरे भारतवर्ष के सभी एससी एसटी वर्ग के जितने भी परिवार हैं, कम से कम सभी परिवारों से एक आध वो तो सरकारी नौकरी में होता। कम से कम सभी परिवारों से एक आध को तो अच्छे कॉलेजेस में अच्छी डिग्रियां हासिल कर रहा होता या कर लिया होता। लेकिन आज भी आरक्षण लागू हुए 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी एससी एसटी वर्ग के ही करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा पाते हैं। करोड़ों ऐसे परिवार हैं जिनका एक भी पीढ़ी अब तक साक्षर नहीं हो पाया है, अनपढ़ रह गया है। तो आरक्षण प्रतिभा को रोकती नहीं है, प्रतिभा में बाधा नहीं है, प्रतिभावानों में रोड़ा नहीं है, प्रतिभाशालियों के लिए दीवार नहीं है, बल्कि आरक्षण उन प्रतिभाओं को निखार लाती है जो आजादी से पूर्व सदियों से दबा रहा है, जो दम तोड़ने पर मजबूर था। उन दम तोड़ते प्रतिभाओं को निखार करके दुनिया के सामने पहचान दिलाने वाली आरक्षण है। तो इसे आप सभी को ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी एससी एसटी वर्ग के लोगों को जान लगा देना है इस आरक्षण को बचाने के लिए। सर कटा सकते हैं लेकिन आरक्षण मिटने दे नहीं सकते। इस नारे के साथ आप सभी को जीना है।